दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष मनोज त्यागी को 15 दिनों के लिए सदन की कार्रवाई से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी 2022 को निगम की विशेष बजट बैठक के दौरान सदन की कार्रवाई को अवरुद्ध करने, पार्षदों के साथ धक्का मुक्की करने और महापौर के साथ अमानवीय व्यवहार करने के चलते नेता विपक्ष के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। महापौर की तरफ से जारी आधिकारिक पत्र में कहा गया कि बैठक के दौरान विपक्ष के नेता मनोज कुमार त्यागी ने बार बार चेतावनी देने और 2 बार बाहर जाने का आग्रह करने के बावजूद भी अपने साथियों के साथ मिलकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। महापौर के आसन को लात मारकर तोड़ने की कोशिश की और महापौर का कहना है कि विपक्ष के इस आचरण से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बजट के हाउस में विपक्ष के नेता ने जो अमर्यादित व्यवहार किया, उसने हाउस की गरिमा को तार-तार किया, उसको ठेस पहुंचाई। यह हाउस विशेष बजट के लिए था, इसमें कोई और चर्चा हो नहीं सकती थी। उन्होंने एक अलग से सवाल किया जिसके लिए मैंने मना किया कि अभी उचित समय नहीं है, आप मुझे बैठिए, अलग से बात करिए। तो उसके बाद उठाया, मैंने उनको बैठने दिया, वो नहीं माने। वो गुस्से में होकर मंच पे चढ़ गए, जहां मैं आसन उसके पास चढ़ गए। उनको मैंने काफी समझाया, लेकिन वो नहीं माने, शोर शराबा करते रहे। जो हमारे नेता सदन सतपाली भाषण दे रहे थे, उनके सामने सब लोग खड़े हो गए। इतने भी काम नहीं चला तो उन्होंने तोड़फोड़ चालू कर दी। दिल्ली के बवाना इलाके में फ्लैट्स गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायलों का जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों का कहना है कि सरकारी विभागों की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। उनका कहना है कि फ्लैट सालों से बनकर जर्जर हो रहे थे और जिसके चलते ये बिल्डिंग गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। सरकारी विभागों की लापरवाही की वजह से 4 लोगों की जान गई है। प्रशासन कुछ नहीं करिए अभी तक, कोई भी जो भी यहीं लाकर रख दिया, उसके बाद रात से भटक रहे। कोई सरकार नहीं आया, ना कोई केजरीवाल आया। इतने बड़े हादसा होने के बाद आप भी जानते हो कितना बड़ा हादसा है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदमी नहीं आया। तो इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है, संजय सिंह का रुख करेंगे। संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजय, इस पूरे मामले में अभी क्या अपडेट है? परिवार का कहना है कि हमारे जो भी फैमिली है वहाँ बकरी चराने गए थी और झरझर हालत में मकान गिरने की वजह से उसमें दब गए। और बहुत ऐसे वहाँ के पब्लिक भी कह रही थी कि नहीं, कुछ पब्लिक ऐसे थे जो मकान के सरिया तोड़ने के कारण ये मकान गिरा। बाकी उन लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान कई ऐसे हैं जो झरझर हालत में है, तो कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है, क्योंकि जो मकान गिरा वो भी झरझर हालत में था। देखिए संजय, इस तरह की तस्वीरें कई बार सामने आती है, लेकिन सवाल ये कि आखिर प्रशासनिक अमला इस पूरे मामले में अभी क्या कर रहा है और पहले लोग सचेत क्यों नहीं होते? वहां मौके पे एसडीएम भी आए हुए थे और भी अधिकारी भी आए हुए थे। बाकी कोई भी परिवार से अधिकारी बात नहीं किया और परिवार के साथ तौर से कहना है कि ना दिल्ली सरकार हमारे परिवार से कोई मिला, ना कोई अधिकारी मेरे से बात किया, क्योंकि हमारा परिवार तो चला गया, बाकी हमारे आर्थिक मदद से भी कुछ नहीं मिला। और सीधा तरह से कहा कि दिल्ली सरकार जगह हर एक छोटे छोटे समस्या के लिए आ जाता है, बाकी हमारे इतने बड़ा हादसा होने के बाद भी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति हमारे परिवार को पूछने नहीं आया। संजय, इस पूरे मामले में क्या किसी उच्च अधिकारी से आपकी बात हो पाई है? संबंधित अधिकारी जो इस मामले की जांच कर रहे हो, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा या नहीं, उन्हें कोई मदद राशि दी जाएगी या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? इस बारे में परिवार का सीधे से कहना है कि जितने भी अधिकारी आए
बाकी कोई तरीके से बात नहीं हुई, ना ठोस कोई कदम उठाने की बात हुई। कोई भी अधिकारी आए हैं, बाकी एक दूसरे से बात की है, बाकी पीड़ित परिवार के जिसके घर में हादसा हुआ उस परिवार से कोई व्यक्ति भी बात नहीं किया। या प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी उस व्यक्ति से अभी तक कोई बात नहीं कर पाए हैं। और प्रशासन की बात रही, अधिकारी की बात रही, उनके तरफ से साफ तौर से कहना है कि कोई भी अधिकारी के फोन लगाया जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति उठा भी नहीं पा रहा है, ना उसके ठोस कदम उठाने की बात की जा रही है। ठीक है संजय, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। वहीं दिल्ली के किराड़ी में जल भराव की समस्या स्थानीय लोगों के लिए आफत बन गई। दरअसल आलम यह हो गया है कि इस समस्या की वजह से 5 साल की बच्ची की जान चली गई। हादसे के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने परिजन के साथ मिलकर मुबारकपुर रोड पर जाम लगाया और अपना गुस्सा जाहिर किया। और आपको बता दें कि इस दौरान आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया और चक्का जाम की समस्या को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से थाना प्रेमनगर एसएचओ आदित्य रंजन ने लोगों को समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि जो भी खाली प्लॉट है उन पर हम कार्रवाई करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, एनसीबी की टीम ने देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर ड्रग्स रैकेट का जो है भांडाफोड़ किया है और इस पूरे मामले में एनसीबी ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एनसीबी ने ड्रग सिंडिकेट पर पैन इंडिया ऑपरेशन चलाया और जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको यह भी बताते चले कि गिरफ्तार किए गए लोगों में कई हाई प्रोफाइल लड़कियां भी शामिल हैं और इन लोगों को दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, असम और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात यह कि सभी आरोपी पढ़े लिखे हुए बताए जा रहे हैं, जिनमें प्रोफेसर, इंजीनियर, एमबीए किए हुए लोग भी शामिल हैं और सभी उम्र यानी कि 18 प्लस से 35 साल तक की बताई जा रही सभी की जो उम्र है जिनकी गिरफ्तारी की गई है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें एनसीबी ने 22 लोगों की गिरफ्तारी की है। अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारी हुई है जहां पर एक ड्रग पैडलर ये सब बताए जा रहे हैं और कई हाई प्रोफाइल लड़कियां भी इसमें शामिल थीं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क पे लगातार निगाह बना के रखना और देश को ड्रग्स के मायाजाल से मुक्त करने का लगातार प्रयास करता रहा है। ब्यूरो की तरफ से ड्रग्स के बड़े नेटवर्क को बस्ट करना और नए मोडस ऑपरेंडी को खोजना हमारी प्राथमिकता रही है। पेरेंट्स और फैमिलीज से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि बच्चों पे, यंग प्रोफेशनल्स पे थोड़ा सा और निगाह रखने की आवश्यकता है। अंत में मैं फिर एनसीबी का संकल्प दोहराना चाहूँगा कि इस लड़ाई में हम लोग पूरी कमर कस के तैयार हैं और इस तरीके से आने वाले नियर फ्यूचर में इस तरह के नेटवर्क्स का और पर्दाफाश किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे निखिल, संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निखिल, अभी इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? जांच प्रक्रिया आगे किस तरह से बढ़ रही है, क्योंकि 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हो पा रहे हैं? जो 22 लोगों की जो बारे में खुलासा हुआ, बता दें कि अलग अलग राज्यों से, कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली एनसीआर से है, मतलब अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पुलिस नारकोटिक्स टीम ने छापेमारी की थी। बता दें कि इस ऑपरेशन को नाम भी दिया गया था, पेन इंडिया ऑपरेशन इसे नाम दिया गया था और बड़ा ड्रग्स रैकेट का जो पर्दाफाश किया है। इसके अलावा भी ये जो ड्रग्स रैकेट है बाहर से कोरियर कंपनियों के द्वारा विदेशों से मंगाया जा रहा था। इसके अलावा सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे युवा शामिल थे, जो कोई 18 साल का था, कोई 22 साल का था, मतलब 18 से 35 साल की एज के सभी युवा शामिल थे और हाई प्रोफाइल लड़की भी इसमें गिरफ्तार की गई है। कोई इंजीनियर था, कोई प्रोफेसर था, कोई एमबीए था। और लेकिन खास बात यह है कि ये सब कुरियर कंपनी से अलग अलग, जैसे अमेजन के चिट चिपकाकर कुरियर कंपनी के माध्यम से लोगों को घरों तक ड्रग्स पहुंचा रहे थे। और जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नॉर्थर्न रेंज के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें बताई हैं कि डार्क नेट के जरिए देश और विदेशों में ड्रग्स की खरीद फरोख्त का अवैध धंधा जो चलाया जा रहा था। एनसीबी ने करीब 4 महीने तक इस ऑपरेशन को चलाया। इतना ही नहीं, कई अलग अलग राज्यों में छापेमारी की गई।
फिर उसके बाद इन 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक, गुजरात समेत कई राज्यों में छापेमारी की गई थी, जिसमें लड़कियां भी शामिल बताई जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो माँ बाप हैं, जो ड्रग्स के पैकेट जो घरों में पहुंच रहे थे कुरियर में, उन्होंने ये भी कहा है कि जो माँ बाप हैं घरों में बच्चों पर ध्यान दें कि क्या कुरियर से मंगाया जा रहा है, कुरियर से क्या आ रहा है। और खास बात यह है कि ये सारा रैकेट ना ऑनलाइन चल रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कोडवर्ड में जो भी लोग गिरफ्तार हुए, एक दूसरे में असली नाम किसी का कोई नहीं जानता था। सिर्फ लेकिन कहीं ना कोडवर्ड में कहीं ये नेटवर्क जो है अभी और भी काफी बड़ा फैला हुआ होगा। 22 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, अलग अलग राज्यों में गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में जिन जिन राज्यों में गिरफ्तारी हुई है वहां पर ये नेटवर्क किस तरह से फैला हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? जी दीप से बता दूं कि फिलहाल जो जानकारी है कि जो नेटवर्क फैला हुआ था, अभी भी नार्कोटिक्स टीम की कार्रवाई लगातार जारी है और पूछताछ, इन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है और इनसे अभी लगातार पूछताछ की जा रही है। कई अहम खुलासे भी अभी सामने आएंगे, क्योंकि जो ड्रग्स का जो मामला है पूरा विदेशों तक, क्योंकि विदेशों से माल आता, कई विदेशी लोगों के अभी नाम भी सामने आ सकते हैं, जो बड़े बड़े नाम है आना बाकी हैं। जिस तरीके से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक काम किया है, बता दें कि पिछले 4 महीने से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था और इतना ही नहीं, कई मोबाइल हैं, जो अहम सबूत हैं, अभी वो जब्त कर लिए गए हैं। नार्कोटिक्स की टीम लगातार उन पर भी काम कर रही है और आने वाले समय में कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। लेकिन जो नार्कोटिक्स के डायरेक्टर थे, उन्होंने एक संदेश यही दिया है कि जो माँ बाप हैं अपने घरों में बच्चों की जो ऑनलाइन खरीदारी देख रहे हैं, उन्हें सिर्फ ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऑनलाइन खरीदारी से क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए निखिल बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहें, क्योंकि ये नेटवर्क काफी लंबा फैला हुआ है और लगातार नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से इस पूरे मामले में जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि ये नेटवर्क आखिर और किस किस जगह पर किस तरह से फैला हुआ। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दिल्ली के रोहिणी में सरेआम एम्बुलेंस चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 29 साल के ब्रजमोहन के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक ब्रजमोहन पर चोरी और गैर इरादतन हत्या की कोशिश के 5 मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक ब्रजमोहन परिवार समेत रोहिणी सेक्टर 5 इलाके में रहता था। वो अंबेडकर अस्पताल से जुड़ी कैट्स में ड्राइवर था और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी ने बताया कि वो शुक्रवार को अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर क्लिनिक पर आया हुआ था और जब पत्नी और बेटा क्लिनिक में थे तब ब्रजमोहन फोन पर बात करते हुए बाहर आया था और इस दौरान एक शख्स ने पहले उसे बात की और फिर गोली मारकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को बीएससी अस्पताल में भर्ती भी कराया और लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है। आरोपी एक यूपी नंबर की बाइक पर आया था और पुलिस का कहना है कि इस घटना को आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत कुंज साउथ थाने की पुलिस टीम ने क्षेत्र में गश्त के दौरान ड्रग्स की तस्करी करने के मामले में एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 3.562 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया और गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजू के रूप में हुई है। आरोपी दिल्ली पहाड़ी इंदिरा कैंप का रहने वाला बताया जा रहा है और इसके साथ ही जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी पहले से ही इन मामलों में शामिल रह चुका है। कोरोना की तीसरी लहर अब थम गई है। रोजाना आने वाले आंकड़ों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर से कोरोना के 50,407 नए केस सामने आए हैं। वहीं मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर अब लगभग थम सी गई है। रोजाना आने वाले आंकड़ों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर से कोरोना के 50,407 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 804 लोगों की मौत भी हुई है। देश में पॉजिटिविटी रेट अब 3.48% हो गया है। कल कोरोना के 58,077 नए मामले दर्ज किए गए थे, यानी कि आज करीब 8,000 की गिरावट भी दर्ज हुई है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 6,10,443 है, जबकि देश भर में अब तक कोरोना की चपेट में आने से 5,07,981 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना केसों में लगातार कमी के बीच वैक्सीन के मोर्चे से भी लगातार अच्छी खबर सामने आ रही है। कोरोना की धीमी रफ्तार, बीते 24 घंटे में 50,407 नए मामले,
24 घंटे में 804 लोगों की मौत। देश में पॉजिटिविटी रेट 3.48%। एक्टिव मरीजों की संख्या 6,10,443। देश में कुल कोरोना के केस 4,25,00,000। देश में कुल रिकवरी केस 4,14,00,000। देश में कुल मौतें 5,07,000। देश में एक्टिव केसों की संख्या है 6,01,000। 3 जनवरी के बाद पहली बार 50,000 से कम केस। संक्रमण के मामले तीसरी लहर का पीक आने के बाद पहली बार 50,000 से कम दर्ज किए गए हैं। इससे पहले 3 जनवरी को 37,389 नए मामले दर्ज किए गए थे। 20 जनवरी को पीक पर 3,47,000 केस मिले थे। उसके बाद से लगातार मामलों में गिरावट ही दर्ज हो रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो अन्य राज्यों में कोरोना केसों में लगातार कमी आ रही है। यहाँ रोजाना आने वाले केसों में भी कमी देखने को मिल रही है। अन्य राज्यों में कोरोना के आंकड़े। केरल में नए केस में 2000 की कमी। महाराष्ट्र में नए केसों में गिरावट। मध्य प्रदेश में नए केसों में मामूली गिरावट, 3 की मौत। गुजरात में नए केस से 2.5 गुना ज्यादा मरीज ठीक हुए। उत्तर प्रदेश में नए केसों में गिरावट। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। रोजाना केस और मौत के आंकड़ों में भी गिरावट आई है। कोरोना का खतरा बेशक कम हो रहा हो, लेकिन इस बीमारी से लोगों को अब भी सावधान रहने की सख्त जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वहीं पद्म भूषण से सम्मानित उद्योगपति राहुल बजाज का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बजाज लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। उनके निधन की खबर आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया है। देश के बड़े बिजनेसमैन और बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का आज निधन हो गया। 83 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। राहुल बजाज साल 1965 में बजाज ग्रुप का हिस्सा बने थे। इसके बाद उन्होंने कंपनियों को एक नई उपलब्धियों और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राहुल बजाज के कार्यकाल में कंपनी का टर्नओवर भी करीब 7.2 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। उन्होंने ऑटो सेक्टर में नई लहर ला दी थी। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल बजाज की नेटवर्थ करीब 820 करोड़ रुपए है। 50 सालों तक निभाई जिम्मेदारी। आपको बता दें कि बजाज ग्रुप स्कूटर बेचने वाली देश की अग्रणी कंपनी के रूप में सामने आई थी। उन्होंने कंपनी में करीब 50 सालों तक अपनी जिम्मेदारी निभाई। राहुल बजाज जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक बात खास तौर पे कहना चाहूँगा कि पूना शहर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने का योगदान राहुल बजाज जी का रहा। राहुल बजाज के चेयरमैन बन जाने के बाद कंपनी ने घरेलू मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी अपनी खास पहचान बनाई। चेतक स्कूटर को मिला काफी नाम। राहुल बजाज देश के सफल और दिग्गज उद्योगपतियों में से एक थे। साल 2006 से लेकर साल 2010 तक वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे।
इसके अलावा उन्होंने कंपनी का नेतृत्व करते हुए बजाज चेतक नाम का एक स्कूटर बनाया। इस स्कूटर को काफी नाम मिला और इसे भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों के द्वारा काफी पसंद भी किया गया। इसके बाद कंपनी ने लगातार नई ऊंचाइयों को छुआ। राहुल बजाज ने 30 अप्रैल 2019 को बजाज ग्रुप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पद्म भूषण से भी किया गया था सम्मानित। साल 2001 में राहुल बजाज को उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के खिताब से भी नवाजा गया था। 1 महीने से वो रूबी हॉल क्लिनिक में एडमिट थे और आस्ते आस्ते उनका कंडीशन खराब होते जा रहा था। सब लोग हमने बहुत ट्राई किया उनको सेव करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उम्र की वजह से ही स्लोली एंड अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे। बताते चले कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बजाज को साल 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए CII राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। बता दें कि राहुल बजाज स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के पोते थे। उनकी पढ़ाई दिल्ली के ही सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पूरी हुई। उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए मुंबई का रुख किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।